मैं विकास कुमार काका स्टीवर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, अर्थात ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधारों पर ज्वालामुखियों को इन प्रकारों में बांटा गया है। जैसे अगर सक्रियता के आधार पर देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी, ये सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार हो गए। उसके बाद विस्फोटकता के आधार पर दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक वे जिनमें विस्फोट न होकर यानी कि शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी, तो ये दो प्रकार के। उसके बाद अगर हम बात करें तो भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। एक प्लेट सीमांत ज्वालामुखी और एक अंतः प्लेट ज्वालामुखी। यानी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो प्लेटों के मुहाने पर यानी जहां प्लेटें आपस में टकराती हैं उस स्थान पर बनते हैं, और अंतः प्लेट ज्वालामुखी जो प्लेटों के अंदरूनी भागों में उत्पन्न होते हैं, जहां एक तप्त स्थान होता है और एक प्लेट में कई तप्त स्थान हो सकते हैं जिन्हें हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर, जैसे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी और बाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। यानी लगभग 5 प्रकार के ये होते हैं। तो हम इन्हें क्रम से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रियता के आधार पर, पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी के प्रकार में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सक्रियता के आधार पर जो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं उन्हें। सक्रियता के आधार पर नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो वे ज्वालामुखी जिनमें निरंतर विस्फोट हो रहा है, यानी मैग्मा उत्पन्न हो रहा है और मैग्मा उनसे बराबर बाहर आता जा रहा है और वर्तमान में भी वह उनमें से लावा बाहर निकल रहा है, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वे ज्वालामुखी जिनमें लगातार मैग्मा निकल रहा है और यह क्रिया वर्तमान में भी जारी है, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो वे ज्वालामुखी जिनसे लगातार मैग्मा निकल रहा है और यह क्रिया वर्तमान में भी जारी है, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो माउंट एटना
स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली और कोटोपैक्सी। मोना लोआ, मोना लोआ, मेयोन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन, बैरन द्वीप। तो इसमें माउंट एटना ये भी इटली में है, ये भी कहां है, ये भी इटली में है। स्ट्रोम्बोली ये भी लिपारी द्वीप समूह, कहां पर है ये, लिपारी द्वीप समूह, लिपारी द्वीप समूह ये कहां है, ये भूमध्य सागर में है। कहां है ये, भूमध्य यानी मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। इटली देश उसी में एक प्रायद्वीप के तरह निकला हुआ है हिस्सा है, यानी कि भूमध्य सागर में ही स्थित है इटली देश। तो ये कहां है, इटली में। लिपारी द्वीप समूह ये भूमध्य सागर में ही स्थित है और ये किस देश में, इटली में, इटली। और ये जो स्ट्रोम्बोली है इसको भूमध्य सागर का यानी इस भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ। ये पूछा जाता है, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो अगर ये दिया होगा स्ट्रोम्बोली, एटना या बैरन, कोटोपैक्सी, मोना लोआ या मेयोन, तो ये मेयोन, ये तो इनमें से ऐसे विकल्प 4 दिए होंगे, उसमें स्ट्रोम्बोली होगा तो हम स्ट्रोम्बोली लगा देंगे, क्योंकि स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये लिपारी द्वीप समूह का हिस्सा है और ये कहाँ है, भूमध्य सागर में स्थित देश इटली में। तो माउंट एटना की बात करें तो वो भी इटली में है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है, ये कहाँ है, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर में है। मोना लोआ ये हवाई द्वीप, हवाई द्वीप समूह, ये हवाई द्वीप समूह में स्थित है। ये हवाई द्वीप समूह कहाँ है, अब ये यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका में ये यूएसए में स्थित है मोना लोआ। और मेयोन जो है ये फिलीपींस में है। कहां पर है ये है फिलीपींस, फिलीपींस में, ये फिलीपींस देश में स्थित है मेयोन। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण देखा और सक्रिय ज्वालामुखी को देखा। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले प्रकार के बारे में, यानी कि सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब देखते हैं अगला प्रकार, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो कुछ समय से या लंबे समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। तो इस श्रेणी में उन ज्वालामुखी को रखा जाता है जिनमें लंबे समय से या कुछ समय से उद्भेदन नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी समय हो सकता है। तो उसमें हम उस श्रेणी के अंतर्गत उन्हें सुप्त या प्रसुप्त श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो वे ज्वालामुखी जिनमें कुछ समय से
कुछ समय से या लंबे समय से उद्भेदन नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्भेदन हो सकता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सुषुप्त, उन्हें हम प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में एक सक्रिय और एक सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। सक्रिय हमने पढ़ ही लिया, क्या? बैरन द्वीप समूह, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप समूह में जो बैरन ज्वालामुखी है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी भारत के अंडमान निकोबार में ही स्थित है, जिसे हम नारकोडम के नाम से जानते हैं। जापान का एक ज्वालामुखी जापान में है, जापान का फ्यूजियामा, एवं इटली का विसुवियस। आदमी है। जापान का हमने देखा फ्यूजियामा उदाहरण के तौर पर, और इटली का हमने विसुवियस देखा। तो ये तीनों प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। इनमें कभी पहले लंबे समय पहले उद्भेदन हुआ होगा, लेकिन कुछ समय से या लंबे समय से उद्भेदन नहीं हुआ, लेकिन इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, इसलिए इन्हें प्रसुप्त या सुषुप्त की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रकार है शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी, इस श्रेणी में कौन से ज्वालामुखी आते हैं? वे ज्वालामुखी जिनमें लंबे यानी हजारों सालों से और लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है या उद्गार नहीं हुआ है, और भविष्य में भी उद्गार होने की कोई, मतलब भविष्य में भी उद्गार होगा या नहीं होगा, इसकी भी कोई भविष्य में भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उन्हें हम शांत या मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। तो देखते हैं इसमें वे ज्वालामुखी जिनमें हजारों वर्षों से या लंबे समय से विस्फोट या उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में भी उद्गार होने की संभावना नहीं है, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहा जाता है।
उन्हें मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं, जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, अर्जेंटीना का एकांकागुआ, ईरान का देवबंद, म्यांमार का पोपा, और इक्वाडोर का चिम्बोराजो। इक्वाडोर में एक हमने सक्रिय पढ़ा था कोटापैक्सी, और यह मृत। तो इक्वाडोर का चिम्बोराजो। ये सब क्या है? ये सब मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। इनमें हजारों वर्ष पहले कभी विस्फोट हुआ होगा, लेकिन अभी भविष्य में और कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है। अब हम देखेंगे इसके आगे प्रकार, यानी विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी के जो दो प्रकार हैं, यानी शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। तो देखते हैं इसके आगे। यह है विस्फोटकता के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे इसमें शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। तो इसके अंतर्गत वे ज्वालामुखी आते हैं जिनमें उद्गार विस्फोट के साथ न होकर शांत रूप में दरारी उद्भेदन होता है। इससे हम शांत या दरारी प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। इससे क्या होता है, जो मैग्मा है, वो मैग्मा पृथ्वी के अंदर यानी जमीन के अंदर प्लेटों के अंदर जो दरार बन जाती है, उस दरार से ही उसका धीरे धीरे मैग्मा का निष्कासन यानी मैग्मा निकलता रहता है। और वह मैग्मा गाढ़ा न होने के कारण, यानी वो कम चिपचिपा होता है और कम गाढ़ा, यानी सिलिका की मात्रा उसमें कम होने के कारण वह लिक्विड जो मैग्मा निकलता है वो क्या होता है, उसमें चिपचिपाहट कम होती है, लसलसापन कम होता है और वह अत्यधिक दूर तक जाकर फैलता है। यानी पूरे सरफेस पे जहां तक उसे जगह मिलती है वो फैलता चला जाता है कम गाढ़ा होने के कारण। इससे क्या होता है, इससे लावा के मैदान या लावा के पठार निर्मित होते हैं। जैसे भारत में दक्कन का पठार, और यूएसए में स्नेक पठार, और दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पठार का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। और ब्राजील में पराना पठार, ये किस दरारी उद्भेदन यानी ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से ही इन पठारों का निर्माण हुआ है। तो लिखते हैं इसमें, वे ज्वालामुखी जिनमें उद्भेदन विस्फोट के साथ न होकर शांत दरारी रूप में होता है उसे हम शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी
कहते हैं। जैसे में हमने बताया भारत का दक्कन पठार, यूएसए का स्नेक पठार, और ब्राजील का पराना पठार, और दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग पठार। ये सब किस प्रकार से निर्मित हैं? ये सब ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन यानी शांत दरारी उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी के से निर्मित बेसाल्ट के पठार, जैसे भारत में यानी दक्कन का पठार, यूएसए में स्नेक पठार, और ब्राजील का पराना पठार, और दक्षिण अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग पठार। ये सब शांत ज्वालामुखी के शांत दरारी उद्भेदन से इनका निर्माण हुआ है। अब देखते हैं केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें अम्लीय एवं गाढ़ा क्यों है? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है। अम्लीय एवं गाढ़ा मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आता है। इसे केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें लावा सतह पर न फैलकर एक जगह एकत्रित होकर शंक्वाकार आकृति बनाता है। जैसे सिंडर शंख होते हैं, शंख के ऊपर शंख बन जाता है। एक ही जगह लावा से जो उद्भेदन होता है, राख कंकड़ पत्थर जो निकलते हैं वो उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण वो जो होता है मैग्मा, वो पूरे सरफेस पे नहीं फैलता लावा के रूप में, बल्कि एक ही जगह गाढ़ा होने के कारण एक ही जगह एकत्रित होता रहता है, जिससे कि राख और कंकड़ पत्थर मिलकर एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण करते हैं। तो इसे हम केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण यानी विश्व में कहां जैसे प्रशांत महासागर पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर किनारे पूरी ज्वालामुखी पूरी एक श्रृंखला पाई जाती है, पेटी पाई जाती है। और इसी प्रकार हम ये भी देखेंगे रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है, तो इन सब के बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।